आज की क्लास में बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो देखो हमारा पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में कि कोई भी मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को देख के हम बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हमने अब पिछले दो क्लास में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में इंफॉर्मेशन दी और इंपॉर्टेंट एक पॉइंट क्या बताया कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो उनसे क्या होते हैं, दो प्रकार के नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इनकी एनर्जी कम होती है तो ये स्टेबल होते हैं, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है तो ये अनस्टेबल होते हैं। यही एनर्जी का ग्राफ होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे से ऊपर जाओगे तो एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो देखो अगर हम केस बनाए, जितने भी स्वरूप के इससे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज के बाद से जितने भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर हम भरेंगे उनको हम एन बी से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करेंगे आज से हम उनको एन ए से डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। अगर हम पहला केस बनाएं ये वाला जिसमें हम एन ए को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन बी को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ग्रेटर कर दे एन ए से, मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ज्यादा कर दे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, सपोज कर लो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए ले रहे हैं, यहाँ पे हम दो इलेक्ट्रॉन रखते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो देखो जो ये दो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका एनर्जी कम होगा और जो ये एक इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। दो इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दो, एक को यहाँ रख दो एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जिनका एनर्जी कम है, जिनका एनर्जी कम होता है वो स्टेबल होते हैं। मतलब अगर हम कंपेयर करें तो क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर हैं तो इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो आपका मॉलिक्यूल होगा वह कैसा होगा, स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर की बात हो रही है ना, तो ग्रेटर की बात हो रही है तो दो ले लो, तीन ले लो, चार ले लो, कितने भी ले लो। ठीक है, लेकिन क्या रखना, एंटी बॉन्डिंग से हमेशा ही ज्यादा रखना, तब क्या होगा, आपका मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। ठीक है, ये हो गया पहला केस। अब इसी को रिवर्स करते हैं, हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ज्यादा कर दें। ठीक है, जैसे हम बात करें दूसरा केस हमारा है एन ए इज ग्रेटर देन एन बी। ठीक है, सपोज कर लो अब हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गायब कैसे हुआ उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, हम सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हम सिर्फ इसके एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा बाद में कहीं केस आएगा। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे होगा होगा क्या, एंटी बॉन्डिंग के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या, दो इस मॉलिक्यूल के अंदर दो ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनका एनर्जी ज्यादा है और सिर्फ एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी कम है। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें तो क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है तो इनकी वजह से जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इनको नोट करो। बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो देखो हमारा दूसरा एप्लीकेशन है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कैसे निकलता है, half of difference between number of electron in bonding molecular orbital माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, इन सबको नोट करो। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे क्या हो, आपका एन बी ग्रेटर देन एन ए हो जाए। ठीक है, एन बी ग्रेटर देन एन ए हो जाए, ये इससे ज्यादा हो जाए तो ओवरऑल जब सॉल्व करोगे तो आपके पास कोई पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ये वाला ज्यादा होगा ये वाला कम होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। मतलब क्या, आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, और दूसरा कोई केस कैसा हो, अगर आपका जो एन ए है वो ज्यादा हो जाए एन बी से, अगर ये ज्यादा हो जाए इससे तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको बॉन्ड ऑर्डर कैसा मिलेगा, आपको बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव मिलेगा। और एक और केस बनाओ जिसमें आपका एन बी इज इक्वल टू एन ए हो जाए, मतलब ये इसके बराबर हो जाए, तो ये इसके बराबर हो जाएगा तो ये माइनस ए मतलब जीरो हो जाएगा। तो ऐसे दो केस जिनमें या तो बॉन्ड ऑर्डर निगेटिव आ जाए
बॉन्ड ऑर्डर कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए या फिर क्या आ जाए, जीरो हो जाए। ऐसे दो केस में आपका मॉलिक्यूल कैसा होता है, अनस्टेबल होता है या फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, चलो इनको भी नोट कर लो। देखो हमारा चौथा एप्लीकेशन है नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में। ठीक है, तो देखो अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाए उसका मतलब क्या, वो सिंगल बॉन्डेड है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाए तो वो डबल बॉन्डेड होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाए तो वो ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल कहा जाएगा। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल अभी कुछ टाइम बाद करेंगे। तो जब हम H2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो देखो H2 का बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 1 आएगा। उससे क्या पता चलता है कि H2 मतलब मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर जो दोनों हाइड्रोजन है उनके बीच सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। और रियलिटी में ऐसा होता भी है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो हम नाइट्रोजन के बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। तो उससे क्या पता चलेगा कि N2 नाइट्रोजन नहीं, हम N2 मॉलिक्यूल की बॉन्ड ऑर्डर को जब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो N2 में क्या है, 2 नाइट्रोजन है। अब बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब दोनों नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहीं से पता चल जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब क्या, उस मॉलिक्यूल के अंदर सिंगल बॉन्ड है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 तो उस मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 तो उस मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जैसा कि हम अपने क्लासिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं वही यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, और फिर बात करते हैं मैग्नेटिक नेचर के बारे में। ठीक है, तो देखो एक जो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था उसकी एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये भी थी कि वो ऑक्सीजन के मैग्नेटिक नेचर के बारे में कोई बात नहीं कर पाया था। ठीक है ना, याद आ रहा है जब हमने लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको पढ़ाया था तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि ऑक्सीजन का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब ऑक्सीजन क्यों पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है उसके बारे में आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोई बात नहीं कर पाई थी। उसकी बात आपकी उस बात को आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताता है। ठीक है, वो बताते हैं कि अगर आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अगर सभी ऑर्बिटल्स में सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डबली ऑक्युपाइड है मतलब दोनों भरे हुए हैं। देखो यार एक क्या होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक क्या होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उनका सीधा सा करना है, अगर आपके सभी ऑर्बिटल दो दो इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं तो ऐसे सबस्टेंस क्या कहे जाएंगे, डायामैग्नेटिक कहे जाएंगे। डायामैग्नेटिक कौन होते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रिपल करते हैं। अगर अगर हम किसी सबस्टेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भेजें और वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करे मतलब अपने आप से दूर करे तो वो सबस्टेंस कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब सॉरी उसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में भरे हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि पैरामैग्नेटिक कोई भी सबस्टेंस कब बनेगा तो देखो या तो बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग में किसी एक में या दोनों में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए मतलब सिंगली इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ऐसे सबस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, ऐसे सबस्टेंस को हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। ठीक है, इफ वन और मोर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिंगल ऑक्युपाइड, अगर एक या एक से ज्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन से भरे जाएं तो ऐसे सबस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलेंगे। जो क्या होते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सबको नोट करो। अब बात करते हैं अपने एग्जांपल्स के बारे में। ठीक है, जैसे H2 हो गया, C2, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इनको पहले नोट कर लो। ठीक है, तो जैसे हम बात करें H2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आएंगे, कंबाइन करेंगे और H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो हम साथ साथ डायग्राम भी बनाते हैं और अपने अभी तक हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये सब के बारे में भी बात करते चलते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट और छूट गया था हमसे बॉन्ड लेंथ के बारे में, उसको भी पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो बात करते हैं बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो देखो आपका जो बॉन्ड लेंथ है उसको आप बॉन्ड ऑर्डर से आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने दिमाग में रखो कि जो आपका बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ होता है उनके बीच इनवर्सली रिलेशन होता है। ठीक है, देखो किसी एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ आपको हमेशा एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया रहेगा, आपको देगा 2 या 3 या 4 मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए। तो आप क्या करना, सीधे ही जो भी मॉलिक्यूल देगा आपको, जैसे आपको दे दे Li2 दे दे, Li2 प्लस दे दे, Li2 प्लस दे दे, Li प्लस दे दे, Li2 प्लस दे दे, Li2 दे दे,
Li2 प्लस दे दे, Li2 प्लस दे दे और Li2 माइनस दे दे। ठीक है, आपको अगर ये चारों कंपाउंड दे दे और आपसे पूछे कि इन सब का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, तो आप क्या करोगे? सीधे बॉन्ड ऑर्डर पे जाओ, इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। ठीक है, द बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस एंड द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। इनका बॉन्ड ऑर्डर चेक बना दो। अगर उसके बाद क्या करो, बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज कर दो, उसी के फॉर्म में आपका बॉन्ड लेंथ भी हो जाएगा। ठीक है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम। ठीक है, बस इसी बात को दिमाग में रखो। तो बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल के बारे में। तो आपके पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा जिसके पास 1s1 मतलब एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। आपके पास एक और हाइड्रोजन होगा जिसके पास भी 1s1 होगा, मतलब क्या, उसके भी और एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या करेंगे, दो नए प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और क्या होगा, जो नए प्रकार के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनमें से एक क्या कहा जाएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा क्या कहा जाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिग्मा 1s, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, आपका सिग्मा 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में। तो देखो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, दो हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, जीरो है। मतलब क्या, आपका एन बी ग्रेटर देन है एन ए से, मतलब क्या, आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा, आपका मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। पहली बात हमको ये पता चली। और दूसरी बात करते हैं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है, तो अगर उसकी हम बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ की बात करें तो वो होता है एक्सपेरिमेंटल डाटा 74 पिकोमीटर। ठीक है, बस अपने दिमाग में ले रहो। ठीक है, 74 पिकोमीटर। ये किसकी बात हो गई, बॉन्ड लेंथ के बारे में। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, बॉन्ड ऑर्डर आपका निकलता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, ऐसे निकलता है। तो बॉन्डिंग में कितने हैं, दो इलेक्ट्रॉन, तो देखो यहाँ पे हाफ, बॉन्डिंग में कितने, दो इलेक्ट्रॉन, माइनस एंटी बॉन्डिंग में जीरो इलेक्ट्रॉन, तो 2 माइनस 0 मतलब 0। तो 2/2 मतलब क्या, बॉन्ड ऑर्डर आपके पास 1 आया। और हमने क्या देखा था, जब बॉन्ड ऑर्डर 1 आता है उसका मतलब दोनों एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, और होता भी है। H2 मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास दोनों H's के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये बात हो गई बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखो यहाँ पे जो एक ऑर्बिटल है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, मतलब क्लॉकवाइज भी है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो आपका जो H2 होता है वो कैसा होता है, डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, कैसा होता है, डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, ये बात हो गई इनके बारे में। ठीक है, H2 के बारे में। अब क्या करते हैं हम, H2 प्लस बना देते हैं। ये किसकी बात हो गई थी, H2 के बारे में, इतना नोट करो, थोड़ा सा जगह बनाते हैं। इससे बात करते हैं H2 प्लस के बारे में। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर सबका वैसा ही बनेगा, अब हर का स्ट्रक्चर बनाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखो आपको मालूम क्या है, हमने आपको पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बताया था कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम होते हैं तब क्या यूज होता है, और 14 के बाद होते हैं तब क्या यूज होता है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम है तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही चलते हैं। ठीक है, तो देखो H2 प्लस का मतलब क्या, H2 के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, तो सिग्मा 1s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये क्या बन गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिग्मा 1s बन गया। ठीक है, तो पहले बात करते हैं किसकी, पहले बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जीरो इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या, ये मॉलिक्यूल स्टेबल है। ठीक है, फिर बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, हाफ
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 माइनस 0, मतलब क्या, इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ आ गया। देखो जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो उनके अंदर हमेशा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड लगता है, लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर बात आएगी तो उनके अंदर हाफ बॉन्ड, 3/2 बॉन्ड, 5/2 टाइप्स के बॉन्ड भी लगते हैं। ऐसा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की खासियत है, ठीक है। मतलब क्या, H2 प्लस के अंदर दोनों हाइड्रोजन के बीच आधा बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बात हुई बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो हमका H2 प्लस कैसा है, बॉन्ड ऑर्डर हाफ लेके बैठा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखो यहाँ पे जो आपका एक ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या, सिंगली ऑक्युपाइड है, तो जिससे क्या होगा, वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको H2 कैसा था, H2 आपका डायामैग्नेटिक था, लेकिन H2 प्लस कैसा बन गया, पैरा मैग्नेटिक बन गया, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको नोट करो, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमने H2 बनाया, H2 प्लस बनाया, अब H2 माइनस बनाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, हम एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा वाला था, ठीक है। तो पहले बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। तो स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अभी भी देखो Nb ग्रेटर देन है N से, मतलब अभी भी ये मॉलिक्यूल तो स्टेबल है, ठीक है। फिर बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, मतलब 2 माइनस 1, मतलब क्या, फिर भी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, हाफ ही आएगा, और बॉन्ड ऑर्डर हाफ आएगा। और क्या, और चेक करो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे जो आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या, ये भी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। तो H2 माइनस की भी बात करें तो ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। और क्या, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ ही आया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये जो ऊपर हमने लिखा हुआ है तीनों स्पीशीज को कंपेयर करते हैं। हमारा डस्टर किधर गया, एक सेकंड रुको, मिल गया। तो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो H2 प्लस और H2 माइनस है, इनका हम बॉन्ड ऑर्डर पता है सबका, हम इनका बॉन्ड लेंथ और स्टेबिलिटी को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, आपको आपसे पूछें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का आप फॉर्म बनाओ, इसका, इनका, इनका, इनका। तो देखो हमने क्या देखा था कि बॉन्ड ऑर्डर पे स्टेबिलिटी डिपेंड करता है, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। वो क्या होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, हाइड्रोजन का, मतलब वो क्या, सबसे यहाँ पे रहेगा। हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब छोटे से बड़े लगाना है, ठीक है। तो देखो सबसे कम किस, सबसे ज्यादा तो इसका पता चल गया। अब सबसे कम किसका होगा, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कम स्टेबल होगा, तो ये कैसे पता चलेगा। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, सिग्मा 1s1 था, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सॉरी 1s1। तो देखो ऐसा कभी केस बने जब आपका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाए, तो इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा ये पता चलेगा ऐसे, जिसके पास नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लेस होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो यहाँ पे चेक करो, जिसके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम वो ज्यादा स्टेबल। तो देखो इसकी बात करें तो इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 0 है, और इसके अंदर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 है। तो इनको इनको कंपेयर करोगे तो ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो सबसे कम किसका स्टेबिलिटी हुआ, H2 माइनस का, फिर किसका, फिर आपका हुआ H2 प्लस का, और लास्ट में किसका था, बॉन्ड ऑर्डर 1 किसका था, H2 का। तो ये किसका ऑर्डर लग गया, स्टेबिलिटी का, ठीक है। अब फिर हम बात करें, अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लगाओ, तो आप कैसे लगाओगे? तो देखो हमने कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि जो आपका बॉन्ड लेंथ होता है और बॉन्ड ऑर्डर होता है उनके बीच इनवर्सली रिलेशनशिप होता है। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो बात करें इनकी, तो क्या हुआ है, इनका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है तो इनका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। तो सबसे पहले यही आएंगे, इंक्रीजिंग का लगाना है, तो इनका बॉन्ड जो लेंथ होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, फिर उसके बाद इन दोनों की बात करो तो इन दोनों में दोनों का बॉन्ड ऑर्डर तो सेम है, तो यहाँ पे कैसे चेक होगा, स्टेबिलिटी के ऊपर। तो देखो ये वाला ज्यादा स्टेबल था तो उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, ये वाला कम स्टेबल था तो उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। देखो यार इनकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, दो H2 है, यहाँ पे H2, ये H2 प्लस है। ठीक है, और ये क्या है, H2 माइनस है, H2 माइनस है, H2 माइनस। बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। अरे यार ये क्या हो रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको। चल ठीक है, कुछ हो गया था। देखो बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो देखो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, बॉन्ड ऑर्डर तो हाफ ही आया, लेकिन ये वाला ज्यादा स्टेबल था इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो देखो ये कम स्टेबल है तो ये क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को और दूर पुल करेगा। देखो जो कम स्टेबल, जो ज्यादा स्टेबल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने दोनों न्यूक्लियस को टाइटली पकड़े रहते हैं। ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था, H2 था। ये H2 जो बनाया हमने वो सबसे ज्यादा स्टेबल था, मतलब इसके जो दोनों न्यूक्लियस होंगे और जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे एक दूसरे को टाइटली पकड़े रहेंगे। ठीक है, तो जिससे ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हल्का सा ज्यादा स्टेबल है इनके कंपैरिजन में, इन दोनों को कंपेयर करें तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अच्छे से पकड़े रहेगा। लेकिन ये क्या, ये लेस स्टेबल है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को उतने अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे तो इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो हल्का सा उसका आटम भी शिफ्ट होगा, आटम शिफ्ट होगा तो हल्का सा न्यूक्लियस भी दूर जाएगा, जिससे क्या होगा, उनका बॉन्ड लेंथ हल्का सा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, H2 माइनस का होगा, फिर किसका होगा, फिर आपका H2 प्लस का होगा। ये किसका ऑर्डर हो गया, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। ठीक है, इनको नोट करो।